तारीख 12 फरवरी 2023, छुट्टी का दिन, रविवार हमारे आपके लिए, लेकिन राजनीति 365 दिन काम करती है। सुबह सुबह एक खबर आई कि महाराष्ट्र, असम, बिहार, हिमाचल समेत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की लिस्ट आ गई है। आप जानते ही हैं, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, मतलब विशुद्ध राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। 13 लोगों के नाम वाली लिस्ट में 6वें नंबर के नाम पर फिर सबकी निगाह टिक गई। शुचिता और नैतिकता का लाल गोला भी इसी नाम के सामने लग गया। नाम जस्टिस अब्दुल नजीर, नियुक्ति आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिनको रिटायर हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, वो जज जिन्होंने अयोध्या, ट्रिपल तलाक जैसे अहम फैसले दिए, उनको इस तरह और इतनी जल्दी राज्यपाल का पद मिलना विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठा गया। उनके फैसलों और राजनीतिक पद को एक तराजू में रखकर और तौल कर देखा जाने लगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। जस्टिस नजीर ने कौन से फैसले लिए, उनकी नियुक्ति पर आपत्ति किसे है, क्या पहले भी इस तरह की नजीर यानी कि उदाहरण रहे हैं, नियम, कानून और संविधान इन सब पर क्या कहता है, विद्वान क्या कहते हैं, आज के लल्लन टॉप शो में हम इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बचपन में हम 80s 90s की फिल्मों में देखते थे, जब भी कोर्ट रूम का सीन आता तो कैमरा न्याय की देवी को जरूर दिखाता। मान्यताओं में न्याय की देवी का कंसेप्ट मिस्र की देवी माट से आया। मिस्र हिंदी में कहते हैं, इजिप्ट अंग्रेजी में। माट को मिस्र की समरसता, न्याय, कानून और शांति व्यवस्था की विचारधारा का प्रतीक माना जाता है, जिनके एक हाथ में तराजू और एक में तलवार होने के साथ साथ आंख में पट्टी बंधी होती है। इसे देखकर कहा गया अंधा कानून, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ दिखता नहीं। मतलब ये कि जिस तरह ईश्वर सभी को बिना भेदभाव किए एक समान रूप से देखते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, उसी तरह न्याय की देवी भी देखती हैं, बिना किसी का चेहरा या प्रभाव को देखे। तराजू पर तथ्य और सत्य को बिना किसी अपेक्षा के निरपेक्ष भाव से तौला जाता है। जस्टिस नजीर के राज्यपाल बन जाने के बाद न्याय के इसी निरपेक्ष भाव पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर कि बीजेपी की विरोधी पार्टियों की तरफ से। सवाल जवाब की तरफ बढ़ें उससे पहले आप जस्टिस नजीर के कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों और फैसलों पर नजर डालिए। जस्टिस नजीर 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट से पदोन्नति पाकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। करीब 5 साल के कार्यकाल में 5 बड़े फैसलों में शामिल होते हैं। कौन से हैं ये फैसले? 2018 में ट्रिपल तलाक पर फैसला देने वाली 5 जजों की पीठ का जस्टिस नजीर हिस्सा थे। 3-2 से यह फैसला आया था, जिसमें ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी, असंवैधानिक बताया गया था। लेकिन इस 3-2 के फैसले में जस्टिस नजीर ने ट्रिपल तलाक को सही माना था। हम जानते हैं इसके बाद की प्रक्रिया के बारे में। फिर 2019 का फैसला, अयोध्या में भूमि विवाद का फैसला, टाइटल सूट का फैसला कि अयोध्या में मंदिर कहां बने, मस्जिद कहां बने, किसका मालिकाना हक। और हम जानते हैं कि 5 जजों की पीठ ने जो विवादित भूमि स्थल था उस पर आदेश दिया कि राम मंदिर का निर्माण हो और मस्जिद के लिए वहां से दूर एक जमीन दी गई। सर्वसम्मति से आया फैसला था और इसमें भी 5 जजों की पीठ में जस्टिस नजीर शामिल थे। इसके अलावा ये उस संविधान पीठ का भी नेतृत्व कर चुके हैं जिसके फैसले ने यह स्थापित किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में बोलने के अधिकार को लेकर जो अतिरिक्त रोक लगाई गई है वो मंत्रियों और विधायकों के स्वतंत्र भाषण के अधिकार पर नहीं लगाई जा सकती। अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है और अनुच्छेद 19 का दूसरा हिस्सा प्रशासन और सरकार को ये ताकत भी देता है कि देश की आवाम की सुरक्षा और शांति को कायम रखने के लिए फ्री स्पीच के प्रावधान पर कुछ हद तक रोक भी लगा सके। इसके अलावा रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस नजीर ने नोटबंदी पर फैसला सुनाया और उन्होंने इस फैसले को सही माना। उन्होंने माना कि इसमें कोई वैधानिक खामी नहीं थी। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि किसी रिटायर्ड जज का राज्यपाल बनना न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है। सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हुए कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विरोध को स्थापित करने के लिए बीजेपी के दिवंगत नेता और वकील रहे अरुण जेटली के उस बयान को कोट किया जिसमें उन्होंने कहा था, रिटायर होने के बाद नौकरी पाने के मकसद से रिटायर होने से पहले जो पहले के फैसले हैं वो लिए जाते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट क्या रहेंगी हमारी संभावनाएं। ये अरुण जेटली का कहना था और ये भी कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। सुनिए। The danger is greater. The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. ये कोई इसका उत्तर नहीं कि पहले भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि अब
काफ़ी समय से और विशेष रूप से जिस निरंतरता से जितनी जल्दी से आजकल हो रहा है, एक सैद्धांतिक रूप से ये गलत है, ये न होना चाहिए और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं सिद्धांत पे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं उनको खुद को भी जानता हूँ, उनके सामने पेश हुआ हूँ। बड़े भद्र व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे जज रहे हैं उनके करियर में, कर्नाटक से आए हैं। उनके बारे में बात नहीं हो रही है, एक सिद्धांत की बात हो रही है। विपक्षी होने के नाते कांग्रेस ने सवाल किया तो जवाब बीजेपी की तरफ से आया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा कि राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा इकोसिस्टम एक्टिव है। उन्हें बेहतर तरीके से यह समझना चाहिए कि वे अब भारत को अपनी निजी जागीर नहीं मान सकते। अब भारत संविधान के नियमों के अनुसार चलेगा। राजनीति के आरोप प्रत्यारोप से इतर सवाल तो न्याय व्यवस्था का है, जिस पर बीते 24 घंटे में खूब चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर जस्टिस नजीर के बहाने अयोध्या फैसले पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए। ये उन 5 जजों की ऐतिहासिक तस्वीर है जिसे अयोध्या फैसले के बाद खींचा गया था। बारी बारी से इनके बारे में जान लेते हैं और ये भी कि फिल वक्त कौन किस पद पर है। सबसे बीच में पूर्व चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए। चीफ जस्टिस रहते हुए इन पर यौन शोषण के आरोप भी लगे थे, लेकिन बाद में ये मामला खत्म हो गया। रिटायरमेंट के 4 महीने बाद उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए नामित किया। फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य हैं। सबसे बाईं तरफ जस्टिस अशोक भूषण हैं। अशोक भूषण जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए और 4 महीने बाद नवंबर 2021 में उन्हें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। NCLAT प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 4 साल का है। ये नियुक्ति भी केंद्र सरकार की तरफ से हुई है। बाएं से दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। 23 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये अपने पद से रिटायर हुए। सुप्रीम कोर्ट में उनका 8 साल का कार्यकाल था। रिटायर होने के बाद से उन्होंने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला है। जस्टिस रंजन गोगोई की दाईं तरफ DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो फिलहाल देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। उनका कार्यकाल 2 साल का है, यानी नवंबर 2024 तक रहने की संभावना है। और सबसे आखिर में जस्टिस S अब्दुल नजीर जो जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए और कल ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। मतलब ये कि अयोध्या मामले का फैसला सुनाने वाले 5 में से 3 जज अब केंद्र सरकार की तरफ से दिए या अनुशंसित किए गए पद पर आसीन हैं। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जजों का राज्यपाल जैसे पद स्वीकार करने से उनके फैसलों के प्रति शंका का भाव नहीं पैदा होता। राजनीतिक सांठगांठ के भी तो आरोप लगते हैं। हमने ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर से पूछा और ये था उनका जवाब। मुख्य बात यह है कि क्या एक जज को, और वो उसमें कोई ये केवल ऐसा नहीं है कि अभी यही बात है कि मेरा इन जनरल एक सिद्धांत के आधार पर मेरा ये कहना है कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर हम संविधान के में ही किसी प्रकार की रोक हो, प्रतिबंध हो, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो न्यायपालिका के लिए है वो ये है कि वह स्वतंत्र हो और स्वतंत्र दिखे भी। अभी जब भी किसी को इतना रिटायरमेंट के एकदम बाद में जो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उससे एक संदेश आम आदमी में ये जाता है कि ये कहीं न कहीं सरकार से या सिस्टम से, एग्जीक्यूटिव के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और ऐसा जब पहले हुआ तब भी इस तरह की बहस हुई, ये पहला अवसर नहीं है। पहले जस्टिस सदाशिवम हुए तब भी ये बहस हुई, पहले जस्टिस फातिमा बीवी हुई तब भी ये बहस हुई। इसलिए ये बेहतर होता कि किसी भी तरह से ये अपॉइंटमेंट्स सरकार नहीं करती। और इसके अलावा एक सेल्फ रेस्ट्रेनमेंट जज के लिए, खुद के लिए भी होता है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट एज फार एज पॉसिबल इमीडिएटली अपॉइंटमेंट न ले। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा साहब ने एक बात कही थी कि मैं 2 साल तक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा। तो वो एक जो कूलिंग पीरियड था, मेरे को लगता है कि एक रीजनेबल कूलिंग पीरियड है, ताकि व्यक्ति अपनी एक रेलेवेंस 2 साल बाद भी कायम रखते हैं, तो उसके बाद में उनकी एक्सपर्टीज का यूज हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जजमेंट्स वो किसी प्रकार के फेवर में, किसी फियर में उसमें नहीं दिए जाते हैं और जजमेंट्स की अपनी मेरिट्स होती है। लेकिन अगर इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं
तो एक बार एक आम आदमी जो कि कई चीजों को नहीं समझता है, जिसकी परिपक्वता का स्तर वो नहीं होता है कि वो ये समझ सके कि जजेस किस तरह काम करते हैं, तो वो निसंदेह एक ही अपनी ओपिनियन बनाता है कि ये कोई साठगांठ रही होगी। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि एक तो रिटायरमेंट के बाद भी जजेस एक सेल्फ रेस्टोरेंट रखें। ये तो हुई जस्टिस माथुर की बात, लेकिन इससे इतर विचार भी हैं। इतर विचार जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा से, और उनके तर्क ये रहे। देखिए, जब तक संविधान और कानून में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, तो ये तो हमारी अपनी चॉइसेस हैं। हर आदमी चाह सकता है। दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। संविधान कई ट्राइब्यूनल्स और कमीशन को बनाता के बारे में कहता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और जजेस आ सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन भी तो है ना, सीबीसी भी तो है ना, तो ये सब बॉडीज हैं। दूसरी चीज, कई कानून हैं जिनमें ट्राइब्यूनल बनते हैं। इन सरकार ने भी कोशिश की कि ट्राइब्यूनल कमीशन को कम किया जाए, पर उन्होंने ट्राइब्यूनल कमीशन को खत्म नहीं किया गया, अभी भी है। तो मेरा तो मानना है कि आदमी पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी ले या ना ले, ये अपनी चॉइस की बात है, अपनी मर्जी की बात है। इस पे जब तक कानून परमिट करता, कानून कहता है कि हो सकता है, कोई रोक नहीं है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम सबको विमर्श करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर ट्राइब्यूनल्स रखने हैं, अगर कमीशन रखनी है, तो उम्र बढ़ाइए जजेस की, ट्राइब्यूनल्स की, सो दैट वो काम कर सके, लंबे वक्त तक कर सके। क्योंकि 65 और 62 कोई ऐसी उम्र नहीं है जब आदमी काम नहीं कर सकता। ये बात सही है कि संविधान ने कभी भी किसी जज को राज्यपाल या दूसरे सरकारी पद संभालने से नहीं रोका। तो हमारे देश के संविधान के मुताबिक कौन बन सकता है राज्यपाल? भारत का नागरिक, उम्र 35 वर्ष या उससे ज्यादा, संसद या विधानमंडल की किसी सदन का नियुक्ति के समय सदस्य ना हो और उस समय किसी लाभ के पद पर भी ना हो। इन सब के इतर ये मान्यता है कि राजनीति में सक्रिय लोगों को ही अक्सर राजभवन में भेजा जाता है तात्कालिक रूप से निष्क्रिय करने के लिए। ये सब बातें सामने आती हैं। बात संविधान की है, लेकिन बात रवायत की भी है, और यहीं पर इंसर्ट होता है नैतिकता का शब्द। और इस प्रसंग में फिर हमने बात की राजनीति विज्ञानी और कानूनी विषयों पर लिखने वाले सुहास पलिशकर से। कॉन्स्टिट्यूशनली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद कौन सी जिम्मेदारी उठाए, कौन सी नहीं उठाए, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इसलिए आता है क्योंकि जजेस रिटायर होने के बाद कितनी देर के बाद ऐसी जिम्मेदारी उठाते हैं, ये सवाल क्रूशियल रहता है। और जैसे कि इस केस में है, लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर ये अपॉइंटमेंट हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से नैतिकता के सवाल उठ जाना एकदम नेचुरल ऐसी चीज है। आपने तो जजेस की बात की, मैं तो कहूंगा कि जजेस हो या सिविल सर्वेंट्स हो या सेना के अफसर हो, इन सब के बारे में एक कौन सी तरह की कूलिंग ऑफ की कन्वेंशन तो होना चाहिए, या तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र करना चाहिए। वो कितना हो ये बहस की बात है। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मुझे पता नहीं। मैं खुद समझता हूं कि 1 साल भी काफी रहेगा, लेकिन अगर मुझे पता है रिटायर होने के वक्त कि 1 साल तक मुझे दूसरा कौन सा भी पोस्ट लेना नहीं है, तो मैं निर्भयता से, आराम से मुझे जो काम करना है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो निभा पाऊंगा। अब चूंकि इस घटना को नैतिकता से जोड़ दिया गया, तो जरूरी है कि यह परख लिया जाए कि क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हुई। पहले भी क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यपाल बनाया गया? क्या तब भी विवाद हुए? शुरू से शुरू करते हैं, नेहरू से शुरू करते हैं। ये नेहरू का जिक्र आजकल राजनीति में खूब आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उनके समर्थक या कांग्रेस के, उन पर बात जरूर पहुंचती है। 1952 यानी पंडित नेहरू की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सईद फजल अली इस्तीफे के सिर्फ 7 दिन बाद राज्यपाल बनाए गए थे। जस्टिस नजीर को 39 दिन बाद बनाया गया, ये भाजपा समर्थकों ने कहा। 1952 से 1954 तक ओडिशा के फजले अली राज्यपाल रहे। फिर 1956 से 1959 तक असम के राज्यपाल का कार्यकाल भी संभाला। दूसरा वाकया 6 साल बाद का है, 1958 का। यह भी नेहरू के दौरान। बॉम्बे हाई कोर्ट के तात्कालिक चीफ जस्टिस MC छागला ने भारत का राजदूत बनने के लिए चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे दिया था। खबरें थी कि नेहरू के यह आमंत्रण पर जस्टिस छागला ने इस्तीफा दिया।
रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1958 से 1961 तक अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। फिर अप्रैल 1962 से सितंबर 1963 तक यूके में इंडियन हाई कमिश्नर रहे। वापस भारत आए, फिर कैबिनेट मंत्री बनने के लिए कहा गया और 1963 से 1966 तक वो भारत के शिक्षा मंत्री रहे। फिर नवंबर 1966 से सितंबर 1967 तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे, यानी चीफ जस्टिस से राजदूत, फिर उच्चायुक्त, फिर शिक्षा मंत्री, फिर विदेश मंत्री। अब आपको सबसे विचित्र उदाहरण बताते हैं। बहरुल इस्लाम, जिनका नाम जस्टिस नजीर के बचाव में बीजेपी ने खूब लिया, जज से रिटायर हुए और अब आपकी चौंकने की बारी है। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिर से राज्यसभा के सांसद बने। आपका दिमाग घूम गया होगा। इनके पोर्टफोलियो की पूरी कहानी सुन लीजिए। बहरुल इस्लाम ने 1958 में बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 1956 से ही वो कांग्रेस के मेंबर थे। 1962 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिर 1968 में पार्टी के मेंबर के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए भी राज्यसभा में चुन लिए गए। 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और जनवरी 1972 में, यानी साल की शुरुआत में ही, तत्कालीन असम और नागालैंड उच्च न्यायालय, जिसे अब गुवाहाटी हाई कोर्ट कहा जाता है, उसके जज नियुक्त हुए। 7 जुलाई 1979 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 1 मार्च 1980 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। रिटायर होने के लगभग 9 महीने बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। तब तक ऐसा नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए, लेकिन बहरुल इस्लाम के केस में ऐसा हुआ। और इतना ही नहीं हुआ, इसके 3 साल बाद ही उन्हें असम के बारपेटा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दिलवा दिया गया। हालांकि उस साल असम के चुनाव हिंसा के चलते टल गए और उन्हें फिर से राज्यसभा बुलाया गया। इसके बाद इस फेहरिस्त में आते हैं भारत के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया और कुछ ही साल बाद वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में रहे और बहरुल इस्लाम के बाद राज्यसभा मेंबर बनने वाले दूसरे सुप्रीम कोर्ट जज बने। अगला नाम जस्टिस फातिमा बीवी का। यूपीएससी की तैयारी करने वालों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, उच्च न्यायपालिका में पहली मुस्लिम महिला और एशियाई देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मेंबर बनाया गया और बाद में 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो सत्ता में आने के बाद चीफ जस्टिस सदाशिवम को जब केरल का गवर्नर बनाया गया तब भी बहुत बहस हुई थी। पी सदाशिवम ने 2013 से 2014 तक भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। रिटायरमेंट के बाद सदाशिवम को 5 सितंबर 2014 से 4 सितंबर 2019 तक केरल का 21वां राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी जजों का इस तरह से पद संभालने का लंबा इतिहास रहा है और उतनी ही लंबी है सही और गलत की बहस। और इसीलिए कुछ जानकार कहते हैं कि गलत परिपाटी है और कुछ कहते हैं कि राजनीति यूं ही चलती है। मैं तो ये आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये अलहिदा है। अगर उन्होंने कुछ भी डिसीजन या रूलिंग दिए होते, फिर भी मैं कहूंगा जो डिसीजन मुझे मंजूर है, अच्छे लगते हैं, ऐसे दिए होते, तो भी मैं ये कहूंगा कि ये गलत कदम उन्होंने उठाया है एक्सेप्ट करके राज्यपाल पद। उसके 2 कारण हैं। उसका एक कारण तो हमने उसकी बहस की कि कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। दूसरा कारण मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जज रहे हैं, तो जज होने के नाते आपका एक्सपर्टीज ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इन क्षेत्रों में है। तो उसमें से कुछ पद अगर आप लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन आपने जो पद लिया है वो एक तरीके से सोचे तो टिट्यूलर है, स्टेट का चीफ है, हेड है, गवर्नर। दूसरी तरह देखे तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक दूत है, और तीसरी तरफ देखे तो राजनीति के माहौल में ये पद बहुत बदनाम हो चुका है। ऐसा पद लेकर एक रिटायर्ड जज कौन सा कंट्रीब्यूशन दे पाएगा? और ये भी पहली बार नहीं हुआ है। जस्टिस सदाशिवम की भी बात इसके पहले की जा सकती है और भी बातें की जा सकती है। तो मैं सिर्फ एक जज के बारे में कहना नहीं चाहूंगा कि नजीर साहब, जस्टिस नजीर ने कुछ किया और उसके बदले में ये साठगांठ हुई, उन्होंने गलत किया। मैं कह रहा हूं कि हमारी सिस्टम गलत रास्ते से चल रही है, उसकी पटरियां बदलने की जरूरत है। एक सवाल और कि संविधान में इसके लिए कुछ प्रावधान है क्या? क्या संविधान निर्माताओं ने इस पर कभी नहीं सोचा कि ऐसी नौबत आगे आ सकती है? संविधान का संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, दबावों और प्रलोभनों से अछूता है। इसलिए न्यायाधीशों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कई संवैधानिक प्रावधान हैं। आज ये बहस नैतिकता की होगी तो ये भी छान लिया जाए कि पुरखों ने क्या लिखा था।
संविधान सभा की बहस के दौरान भारतीय अर्थशास्त्री, अधिवक्ता और समाजवादी केटी शाह ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार से संबंधित कार्यकारी कार्यालय नहीं लेने चाहिए ताकि ज्यादा वेतन, प्रलोभन या प्रतिष्ठा के चलते एक न्यायाधीश की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। उनका इशारा राज्यपाल जैसे पदों पर ही था। हालांकि सुझाव को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खारिज कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक न्यायपालिका केवल उन मामलों पर फैसला करती है जिसमें सरकार का दूर दूर तक कोई हित ना हो। नतीजतन BR अम्बेडकर ने कहा कि सरकार न्यायपालिका के आचरण को प्रभावित करे, इसकी संभावना कम है। आज़ादी के तुरंत बाद देश की अदालतें निजी विवादों का फैसला करने में लगी थी। नागरिकों और सरकार के बीच शायद बहुत कम मामले सामने आते थे। हालांकि ये तर्क आज मान्य नहीं है क्योंकि अदालतों में सरकार से जुड़े सबसे ज़्यादा मुकदमे और इसीलिए जब जब इस तरह की नियुक्तियां होंगी सवाल उठते रहेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और एक ज़रूरी सूचना भी लेके जाइए। ललन टॉप लेकर आ रहा है नया इंटरव्यू शो बैठ की, जिसके पहले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन से। मंगलवार यानी 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे देखिए बैठ की विद शिखर धवन ललन टॉप की ऐप पर। इसके अलावा लद्दाख प्रोटेस्ट पर हमारी डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाएं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। दुनिया के 200 करोड़ लोग हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करते हैं। सदी के अंत होते होते 2/3 ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। हिमालय में कैसे तेजी से तमाम ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। Climate change, Devastating changes, glacier melting all over the world. Rising sea levels. दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगर ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो इंडिया भी जितना भी ये भी रिवर बेसिन होता है वो भी खत्म हो जाएंगे सर। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया विद लेजिस्लेचर। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। लद्दाख वो यूटी बना जो लेजिस्लेचर के बिना है। भारत के संविधान में ये 6 शेड्यूल है जिसमें लद्दाख बिल्कुल सही बैठता है। 6 schedule. सोनम वांगचुक 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। नमस्कार, सलाम। उसके पीछे कुछ मांगे हैं, खास तौर पर लद्दाख को लेकर। कुछ लोग अनशन का ड्रामा कर रहे हैं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। सब लोकल पुलिस के हैं, लद्दाख पुलिस के लोग, देखते हैं क्या कहेंगे। लद्दाख में 95% जनजातीय आबादी। लेकिन ये भी सही है कि लद्दाख की लगभग सारी जनजातियां या तो बौद्ध हैं या मुसलमान हैं। वो उतनी कटी हुई नहीं है बाकी समाज से। बहुत पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज कृत्रिम मैन मेड ग्लेशियर्स बनाते थे। यहाँ आने का मकसद हमारा है आइज स्तूपा देखना। भाई हालत खराब हो रही है। अबे इतने टेम्परेचर में गलती से किसी को सुसू ना आ जाए। आ रही है, पता नहीं कहाँ रह गया। तो ये पार्टिकल्स की तरह अलग हो जाता है यहाँ का। ये मूछें दिखाएंगे सिर्फ बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों का एक रूल है, जो लगता है पास है वो उतनी पास होता नहीं है।